आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमें नेटवर्क थ्योरी की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने बात की थी कि किस तरह से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से उनके नेटवर्क के बारे में एक क्वेश्चन भी किया था। आज हम बात करेंगे बेसिकली सिमेट्री, जो क्यूब के अंदर जो सिमेट्री होती है या फिर सिंपल नेटवर्क के अंदर कोई भी नॉर्मल सिमेट्री को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से अपने रेजिस्टेंस को सॉल्व किया जा सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप मेरा कोर्स प्रेफर कर सकते हैं गेट के लिए, एसएससी जेई के लिए, पीएसपीसीएल के लिए, आईईएस के लिए, यूपीपीसीएल के लिए और सो मेनी अदर एग्जाम्स के लिए। जहां भी नेटवर्क टेक्निकल आता है वहां आप इस नेटवर्क थ्योरी के सिलेबस को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया अपन से कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी। अच्छा, इसमें अपने सिमेट्रिकल कुछ क्वेश्चन की स्पेशल टाइप के क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ सिमेट्री अपने को दिखने की मिलेगी। अच्छा, इसको आप पैरेलल सिमेट्री और परपेंडिकुलर जो सिमेट्री होती है उससे रिलेट नहीं करना। नॉर्मल सिमेट्रिकल क्वेश्चन है कुछ, जिसमें किस तरह से सिमेट्री से किस तरह से डील किया जाता है उसके बारे में बात करने जाएंगे अपने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फाइंड आउट करना है। इस तरह से एक स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, एक बात आपको नोटिस करनी है कि हर एक रेजिस्टेंस अपने को आर दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात आपको? हर एक रेजिस्टेंस आपको आर दिया हुआ है। अपने को फाइंड आउट करना है कि कितना आर इक्विवेलेंट है बिटवीन ए एंड बी। आप ये पॉइंट पहले टर्मिनल पॉइंट बना लेंगे कि अपने को इन पॉइंट को बिल्कुल भी आपको हिलाना नहीं है। इन पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इस पूरे सर्किट को छोटा बना के इस दो टर्मिनल के बीच में लेके आना है। समझ में आ रही है बात आपको? तो किसी भी इस तरह के क्वेश्चन की जहां भी अपने को आर इक्विवेलेंट निकालना होता है, तो आपको जो सबसे पहले आप ये पॉइंट जरूर फिक्स कर लीजिएगा कि जहां पे अपने को आर इक्विवेलेंट लगाना है। और इसमें यही कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी तरह से पूरे सर्किट को आप समेट के इतने पर्टिकुलर दो पॉइंट के बीच में ले आइए। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं कि किस तरह से इसको अपने यहाँ पे ला सकते हैं। सबसे पहले अपने नोटिस करते हैं कि आप यहाँ देखिए, ये एक ए पॉइंट है। अगर इस ए पॉइंट से अपने सी पॉइंट तक जाते हैं, अपने को एक आर रेजिस्टेंस मिलता है। अच्छा, इसी तरह से अपने को अगर डी पॉइंट है, बी पॉइंट से अगर डी पॉइंट पे जाते हैं तो अपने को एक आर रेजिस्टेंस मिलता है। सिमिलरली इधर भी अपने को एक आर रेजिस्टेंस मिलता है और एक इधर भी अपने को आर रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप इस तरह से समझिए कि अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रही है, समझिए बात को, अगर यहाँ से कोई करंट फ्लो कर रही है और यहाँ से करंट एग्जिट कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जो जाएगी करंट, वो क्या करेगी, जितना ड्रॉप यहाँ प्लस और माइनस, मान लो V1 यहाँ ड्रॉप करेगी, ठीक है, तो उतना ही ड्रॉप यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इतना ही ड्रॉप V1 यहाँ पे करेगी। क्यों? क्योंकि करंट जो पूरा सिमेट्री होने की वजह से यहाँ I1 अगर करंट है तो यहाँ भी I1 ही करंट आएगा और यहाँ भी I1 ही करंट आएगा। सिमेट्री होने की वजह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा करंट और तीनों के तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे। तो ये जो करंट इसके इक्वल है और रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगा। ये बात आप बिल्कुल नोटिस कर दीजिए। इसका मतलब यहाँ से यहाँ लेके जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ से यहाँ लेके पोटेंशियल ड्रॉप सेम हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ, सिंपली क्या लिख सकता हूं कि जो भी अपना C का पोटेंशियल होगा,
जो भी अपने सी का पोटेंशियल होगा वो वीसी अपने बिल्कुल इक्वल होगा किसके, डी के पोटेंशियल के। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है। जो भी इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो ही इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। सिमिलरली आप नीचे भी देख सकते हैं, जो भी अपने ई का पोटेंशियल होगा वो अपने पोटेंशियल किसके बराबर होगा, जो भी अपने ई का पोटेंशियल होगा वो आपका डायरेक्ट ही बराबर होगा किसके, एफ के पोटेंशियल के। इस पॉइंट का जो भी पोटेंशियल होगा वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। ये आपको सिमेट्री से पता लग रहा है। अच्छा, इसको अब अपने आगे एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले मैं पॉइंट नोट आउट करूंगा कि अपने को पता है कि सी और डी क्या है, पोटेंशियल सेम है। अच्छा, सेम पोटेंशियल बोले तो अगर दो पॉइंट का सेम पोटेंशियल है तो उसको अपने क्या कर सकते हैं, शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं। तो इसका मतलब सेम पोटेंशियल बोले तो शॉर्ट सर्किट, तो इसका मतलब इन दोनों को अपने शॉर्ट करेंगे। तो इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना सी पॉइंट है और जो अपना डी पॉइंट है दोनों के दोनों ही पॉइंट सेम है। ठीक है, तो यहाँ इसके इधर अपने को ए पॉइंट दिख रहा है और इसके इधर अपने को क्या दिख रहा है, डी पॉइंट दिख रहा है। समझ में, डी पॉइंट तो हो गया है, बी पॉइंट दिख रहा है। देखिए आपके ऊपर वाले चारों पॉइंट मैंने कवर कर लिए, सी और डी को मैंने एक बना दिया, ए पॉइंट अपने को इधर बच गया और बी पॉइंट अपने को इधर बच गया। समझ में आ रही है बात। इसी तरह सिंपल मैंने नीचे क्या कर दिया, ई और एफ पॉइंट, जो ई और एफ पॉइंट है उसको मैंने एक ही पोटेंशियल पे है तो मैंने शॉर्ट करके एक जगह ही लिख दिया कि ई और एफ पोटेंशियल सेम है। तो इसके आगे मेरे को क्या पॉइंट दिख रहा है, ई हो गया अपना, एफ हो गया, तो जी और एच दो पॉइंट अपने पास बच गए हैं। तो जी पॉइंट मेरे को लेफ्ट में दिख रहा है और एच पॉइंट भी राइट में दिख रहा है। समझ में आ रही है बात आपको। इस तरह से अपने को पॉइंट जल्दी अपने को लिख लेने हैं जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। आपको ये काम फटाफट करना है। इसके आगे अपने ट्रिक भी देख लेंगे किस तरह से फटाफट कर सकते हैं इसको, लेकिन अपने यहाँ डिटेल में पूरा डिस्कस करेंगे पहले इसको किस तरह से कवर करना है। तो अपने पहले डिस्कस करते हैं कि ए और सी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। आपको आर रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, ए और सी के बीच में एक आर रेजिस्टेंस इस तरह से लगा देंगे। समझ में आ रही है बात। आर रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया है ए और सी के बीच में। उसके बाद में मैं देखूंगा कि ए और डी के बीच में कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है। ए और डी के बीच में मेरे को आर रेजिस्टेंस दिख रहा है, ए और डी के बीच में मेरे को आर एक और रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो आर रेजिस्टेंस मैंने क्या कर दिया, इसके पैरेलल में लगा दिया आर रेजिस्टेंस। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में मेरे को दिख रहा है कि सी और बी और सी के बीच में मेरे को आर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये बी पॉइंट ये रहा और सी पॉइंट ये रहा, तो यहाँ एक आर रेजिस्टेंस मैं लगाने जा रहा हूँ। आर रेजिस्टेंस लगा दिया है मैंने यहाँ पे आर रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसके बाद में मेरे को बी और डी का मेरे को काम खत्म हो चुका है। अब मेरे को देखना है, ये हो गया, ये हो गया, अब मेरे को ये रह गया, ये हो चुका है बी और डी के बीच में, ये रह गया। बी और सी के बीच में आर रेजिस्टेंस है, बी और सी के बीच में आर रेजिस्टेंस है, तो मैं ये आर रेजिस्टेंस यहाँ पे लिख देता हूँ। समझ में आ रही है बात है आपको। इसका मतलब इस पूरे जो ऊपर स्क्वायर बन रहा है इसका काम खत्म हो चुका है। अब अपने को नेक्स्ट बात करनी है किसके बारे में, जो यहाँ ये परपेंडिकुलर चार लाइनें हैं इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं अपने। उसके बाद में नीचे भी बात करेंगे, सब अपने एक एक करके बात करते हैं। जो ए का है और जो जी का है इसके बीच में अपने को आर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ए और जी के बीच में अपने को कितना रेजिस्टेंस दिख रहा है, आर रेजिस्टेंस दिख रहा है। अच्छा, उसके बाद में सी और ई के बीच में अपने को आर रेजिस्टेंस दिख रहा है। सी कहाँ है, ये रहा सी, और ई के बीच में अपने को आर रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो मैं इस तरह से ई के बीच में आर रेजिस्टेंस बना दिया है। समझ में आ रही है। थोड़ा छोटा है, आप थोड़ा एडजस्ट करना। और उसके बाद में आपको ये हो गया मेरा, ये हो गया। इसके बाद में ये करना है मेरे को, डी और एफ के बीच में आर रेजिस्टेंस है। डी कहाँ है, डी ये रहा, एफ ये रहा, इनके बीच में आर रेजिस्टेंस है। अच्छा, आर रेजिस्टेंस है, ये कर दिया मैंने आर रेजिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद में मेरा रह गया बी और एच के बीच में, बी और एच के बीच में आर रेजिस्टेंस है। तो बी और ये रहा, एच ये रहा, इसके बीच में आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एच को यहाँ लिख देते हैं अपने, एच के बीच में आर रेजिस्टेंस है। उसके बाद में नेक्स्ट जो केस आता है, नेक्स्ट केस है कि जी और ई के बीच में आर रेजिस्टेंस है। तो जी और ई के बीच में ये तो सिमिलरली ऊपर की तरह जैसे बना था स्क्वायर ऊपर वाला, वैसे ही ये बनेगा। अपने इसको फिर से देख लेते हैं। जी और ई के बीच में आर रेजिस्टेंस है, इसको फटाफट देखेंगे। ई और एच के बीच में, ई और एच के बीच में आर रेजिस्टेंस है।
ई ये रहा और एच ये रहा, इसके बीच में आर रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस में लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ई ये हो गया, ये हो गया, ये जी और एफ के बीच में आर रेजिस्टेंस है, जी ये रहा, एफ ये रहा, आर रेजिस्टेंस। अच्छा यहाँ आर रेजिस्टेंस है तो लगा दो यार आर रेजिस्टेंस। एफ और एच के बीच में आर रेजिस्टेंस है, अच्छा यहाँ आर रेजिस्टेंस है तो यहाँ भी लगा देंगे आर रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है। इस तरह से मैंने इस फिगर को किस में कन्वर्ट कर लिया है, मैंने इस फिगर में कन्वर्ट कर लिया है सक्सेसफुली। अब मेरे को क्या करना है, इस फिगर को कंटिन्यू अपने सॉल्व करना है। आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर से मैं पोटेंशियल मार्क कर रहा हूं कि अपने को पोटेंशियल जो है ए और बी के बीच में फाइंड आउट करना है, ए और बी टर्मिनल के बीच में फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब अपने को इस सर्किट के अंदर यहाँ इन दो पॉइंटों को नहीं खत्म कर देना है, इन दो पॉइंटों को ऐसे के ऐसे ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, पहली बात तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ आर है, इसको अपने लिख देंगे r/2। समझ में आ रही है। आर और आर जब भी पैरेलल में होते हैं तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, r/2। सिमिलरली ये r/2 हो जाएगा और ये भी r/2 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी r/2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको, ये भी r/2 हो जाएगा। देखिए आपको r और r पैरेलल में है, r/2, ठीक है। अब आपको फिर से पॉइंट लिखेंगे, अपने फिर से कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। किस तरह से कोशिश करेंगे वो अपने देखते हैं। सबसे पहले C और D मेरा एक ही पॉइंट पे है, थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा आप। E और F मेरा एक ही पॉइंट पे है और उसके बाद में यहाँ एक रेजिस्टेंस है मेरा, कितना है ये रेजिस्टेंस, r/2। समझ में आ रही है बात आपको, ये रेजिस्टेंस r/2 है और इधर यहाँ मेरा एक पोटेंशियल का पॉइंट आ गया और इसके बाद में यहाँ जो है मेरा B पोटेंशियल का पॉइंट है और इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, r/2। समझ में आ रही है बात आपको, r/2। अच्छा ये जो है इसको भी अपने सोल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, ये भी r/2। तो मैं यहाँ से भी इसको सोल्व कर लेता हूँ और ये कितना हो जाएगा, r/2। समझ में आ रही है बात आपको। इसके बाद में ये मेरा है, ये तो r है तो यहाँ एक पॉइंट है मेरा G और यहाँ एक पॉइंट है मेरा H और ये r है तो ये r का r ही रह जाएगा, क्योंकि ये r है और यहाँ कोई इसके पैरेलल में है नहीं, तो इसको सोल्व करने की अपने को जरूरत नहीं है। ये भी r हो जाएगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r/2 और ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना r/2। अब इसको नेक्स्ट अपने सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या फर्दर अपडेट हो सकता है, इसमें ये फर्दर अपडेट करने से पहले अपने को फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ए और बी पोटेंशियल को आपको बिल्कुल अच्छे से केयर करना है, इसको आपको गाइड नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गई। इसके हर तरह के क्वेश्चन में यही अप्रोच रहेगी। इसमें क्या करना है, इसको अपने सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए R इक्विवेलेंट निकालता हूं मैं। जब भी दो सीरीज में आते हैं तो अपने डायरेक्ट ऐड करते हैं, R + r/2, ये आप डायरेक्ट बोल सकते हैं 3r/2। समझ में आ रही है बात आपको, 3r/2। अच्छा 3r/2। अब मेरे को यहाँ पे C दिख रहा है, D दिख रहा है, नीचे दिख रहा है E और F दिख रहा है। इसके बाद में अपने को यहाँ दिखना है r/2, ये है r/2 और ये पोटेंशियल जो अपने को A पॉइंट है और ये पॉइंट अपने पास है B पॉइंट। समझ में आ रही है। और ये अपने को कितना है, r/2 पॉइंट है। अच्छा अब ये पॉइंट बचा, इन दोनों को मैंने सॉल्व कर लिया है, कितना है 3r/2। अच्छा 3r/2 और ये कितना है, ये भी इतना ही है, कितना है 3r/2। ये सॉल्व हो गया अपना। इसके बाद में इसको सॉल्व करने के बाद में अपने को क्या करना है, नेक्स्ट फिर से मैं वही बात बोलूंगा, बार बार आपको बोल रहा हूं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट अपना पोटेंशियल इसके अपने R इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसको अपने को एलिमिनेट नहीं करना है। तो इसके बाद में आपको क्या समझ में आ रही है, यहाँ पे बात हमको ये बात सीधी सीधी समझ में आ रही है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट को तो अपने को गाइड नहीं करना है, लेकिन ये जो है अपना ब्रिज दिख रहा है अपने को स्पष्ट ही, r/2 3r/2 3r/2। अच्छा ब्रिज का अपने पहले ही डिस्कस कर सकते हैं, पहले ही कर चुके हैं डिस्कस, किस तरह से ब्रिज की प्रॉपर्टी होती है। एक तो मैंने बताया था कि Z1 Z4 = Z3 Z2। अच्छा इसको अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, Z1 जैसे ये Z1 मान लेता हूँ, ये Z2 मान लेता हूँ, ये Z3 मान लेता हूँ, ये Z4 मान लेता हूँ।
तो इसको लिख सकते हैं Z1/Z3 इक्वल टू Z2/Z4। समझ में आ रही बात? तो यहाँ देखते हैं अगर ये इक्वल हुआ तो इसका मतलब क्या होता है, ये बैलेंस ब्रिज होता है। बैलेंस ब्रिज होता है, चेक करते हैं अपने यहाँ पे बैलेंस ब्रिज है या नहीं है। R/2 डिवाइड बाई 3R/2। अच्छा, ये लेफ्ट साइड देखिए Z1R/2 और डिवाइड बाई 3R/2, और राइट साइड में R/2 डिवाइड बाई 3R/2, R/2 डिवाइड बाई 3R/2। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल, ये आपको समझ में आ गई। इसका मतलब ये ब्रिज कौन सा है? बैलेंस्ड ब्रिज। बैलेंस्ड ब्रिज आपको स्पष्ट दिख रहा है। जब भी आपको बैलेंस्ड ब्रिज देखते हैं तो मैंने क्या बताया था, किसी भी दो टर्मिनल के बीच में आपको बैटरी दिखेगी और सेकंड वाले टर्मिनल के बीच में आपको I = 0 आएगा। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब भी कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी तो इसका मतलब अपने पास दो तरीके हैं कि आप इसको ओपन कर देंगे, डायरेक्ट इसको हटा देंगे, इसको ओपन कर देना है। जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ही सॉल्यूशन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा कि आप इसको लिख सकते हैं, एक है C पॉइंट, एक है D पॉइंट यहीं पे, और इसका है E और F। देखिए आप इसको डायरेक्ट ही एलिमिनेट कर चुके हैं। तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, R/2। अब ये वाला पॉइंट अपने कैलकुलेट करेंगे, R/2, ये है 3R/2 और ये है 3R/2। समझे वाली बात? इसके बाद में मैंने ये डायग्राम बना दिया है, आपको अच्छे से समझना है इसको। इस तरीके से 3R/2, ये वाला बीच वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया है, ये वाला मैंने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, तो अब मेरे को ध्यान से देना है कि A पोटेंशियल और B पोटेंशियल कभी भी गायब नहीं करने हैं। तो A पोटेंशियल और B पोटेंशियल यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब क्या है कि 3R/2 और 3R/2 आपको दिख रहे हैं सीरीज में। जब भी सीरीज में 3R/2 है, अगर ये 3R/2 प्लस 3R/2 कितना हो जाएगा आपका, इक्विवेलेंट हो जाएगा 3R। अच्छा, अगर इनके इक्विवेलेंट में मैंने लगा दिया 3R, तो ये 3R और ये R/2 और ये R/2, ये R/2 और ये R/2 मिलके बना लेंगे कितना, हाँ, टोटल R/2, ओ सॉरी R/2 प्लस R/2 R। ठीक है, ये R हो गया और ये 3R हो गया। दोनों ही आपको देखिए A और B के पैरेलल में कॉम्बिनेशन बन गया। देखिए ये इस तरह के कॉम्बिनेशन पर गया, यहाँ एक A है, यहाँ एक B है, यहाँ इस तरह से एक बन गया इक्विवेलेंट R और दूसरा बन गया मेरा 3R/2। ठीक है, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं अपने, किस तरह से सॉल्व करेंगे, R इक्विवेलेंट अगर अपने को निकालना है तो R × 3R/2 डिवाइड बाई 3 to 5R/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3R/5। तो इसको अपने टोटल को अपने को पूछा है कि A और B के बीच में कितना पोटेंशियल है। तो ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस है, तो ये है 3R/5। ये अपने को फाइनली फाइंड आउट कर लिया, 3R/5 R इक्विवेलेंट बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट। अपन ने देखिए अभी भी A पॉइंट और B पॉइंट पूरा का पूरा सर्किट अपने इन दो पॉइंट के बीच में ले गए हैं। यही टेक्निक है, आपको इस सर्किट से इस सर्किट में जाना है किसी भी तरीके से। अच्छा, अब इसके बाद में अपने इसका देखेंगे, ये है मेथड 1 इसको सॉल्व करने का। उसके बाद में अपने देखेंगे अब मेथड, अपने डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं। डायरेक्ट किस तरह से देखेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल मैंने क्या लिख दिया था, VA है अगर पोटेंशियल यहाँ का, तो यहाँ से IS/2 करंट और 1 ओम जितना यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे उतना ही तो सेम ही करंट है और सेम ही रेजिस्टेंस है, तो उतना ही ड्रॉप यहाँ पे सेम ही होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट। इसी तरह से सेम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर करंट IS यहाँ से लीविंग कर रही है तो इसका मतलब IS/2 यहाँ आई होगी और IS/2 यहाँ आई होगी। सही बात है। इसके बाद में अगर IS/2 देखिए क्या होता है कि यहाँ पोटेंशियल जो है बिल्कुल इसके इधर देखेंगे तो 0 पोटेंशियल है और यहाँ क्या है 10 वोल्ट है। VA कितना है, 10 वोल्ट ही तो है। ठीक है, अगर 10 वोल्ट है
तो क्या हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। या फिर इसको ऐसे मान लो कि स्टेप यहाँ 10 वोल्ट जो हायर पोटेंशियल था उसको क्या किया, पहले इन रेजिस्टेंस में ड्रॉप किया, फिर इन रेजिस्टेंस में ड्रॉप किया, फिर इसने रेजिस्टेंस में ड्रॉप किया और यहाँ फाइनली जीरो हो गया। या फिर इसको ऐसे मान लो कि यहाँ अगर जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ कुछ ज्यादा रहा होगा, यहाँ कुछ ज्यादा रहा होगा और यहाँ उससे ज्यादा रहा होगा, इस तरीके से मान सकते हैं। तो देखते हैं इसको ऐसे, अगर मैथमेटिकली देखना चाहो तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब यहाँ जीरो है तो यहाँ कुछ हायर पोटेंशियल रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो यहाँ कुछ हायर पोटेंशियल रहा होगा, है ना। तो अपने को कितना हायर पोटेंशियल रहा होगा, जितना ज्यादा राइज यहाँ पे पोटेंशियल करेगा, जीरो से जितना ज्यादा यहाँ पे राइज करेगा IS/2 की वजह से, उतना ही ज्यादा तो यहाँ पे राइज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस भी सेम है और करंट भी सेम है। दोनों चीजें अगर सेम है तो इसका मतलब D और F का भी पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ से दो चीजें स्पष्ट होगी, D और F। तो ये सॉरी F तो इसका मतलब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि ये दोनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट है। और उसके बाद में क्या है कि ये दोनों भी कौन से हैं, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हैं। ठीक है, अब मैंने इक्वी पोटेंशियल पॉइंट के लिए क्या बताया था, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट को आप या तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हो या फिर ओपन सर्किट से। अपने यहाँ शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। शॉर्ट सर्किट से किस तरह से करेंगे, इन दोनों को कर देंगे शॉर्ट और इन दोनों को कर देंगे शॉर्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस तो वैसे भी हट जाएगा, इसमें भी रेजिस्टेंस हट जाएगा और बी और सी अपने पास इक्वी पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने इसका फाइनली फिगर बनाते हैं, किस तरीके से बनेगा। देखिए अब यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, इस ट्राइंगल को ऐसे कैसे ही बना लेते हैं, इस तरीके से दिख रहा है ना आपको। फिर उसके बाद में 2 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर 2 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, फिर उसके बाद में ये 4 ओम का रेजिस्टेंस तो हट गया, ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद में ये आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस इधर दिख रहा है और इसके बाद में ये आ गया अपने पास 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी 3 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ है 1 ओम का रेजिस्टेंस और 1 ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पे 10 वोल्टेज की बैटरी है और करंट जा रहा है IS। ठीक है, अब इसको अपने क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये दोनों देखो आपको सिर्फ सिंपल पैरेलल में दिख रही है, ये दोनों अगर पैरेलल में दिख रही है तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पैरेलल में। जब भी मैंने क्या किया था, सेम वैल्यू के दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में आए तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, हाफ हो जाती है, तो 0.5 वैल्यू हो जाएगी इसकी। और इन दोनों को देखिए, आप देखिए अगर इसको मैं पॉइंट से डिनोट करूं, पॉइंट से डिनोट करता हूं मैं, पहले इसको देखते हैं। ये पॉइंट कौन सा था, B था, ये पॉइंट कौन सा था, C पॉइंट था। देखिए यहाँ पे B पॉइंट था और ये पॉइंट कौन सा था, F पॉइंट था। अब इसको डिनोट कीजिए, B और C पॉइंट अगर एक ही जगह है, B और C पॉइंट एक ही जगह है, उसके बाद में D और F पॉइंट में एक ही जगह मान रहा हूँ, इक्विपोटेंशियल पॉइंट है ना। ठीक है, और अब यहाँ से देखिए B और F के बीच में कितना ओम है, 3 ओम है। B और F के बीच में 3 ओम है, 3 ओम मैंने बना दिया। उसके बाद में देखिए C और D के बीच में कितना है, 3 ओम। C और D के बीच में C ये रहा, D ये रहा, 3 ओम एक और लगा हुआ है, 3 ओम बना दिया। उसके बाद में मैंने क्या कहा, B और F के बीच में 3 ओम हो गया और C और D के बीच में 3 ओम हो गया। अब B और D के बीच में 2 ओम है, B और D ये रहा, इसके बीच में 2 ओम है, बना दिया। उसके बाद में मैंने क्या देखा कि C और F के बीच में, C और F ये रहा, दोनों यहाँ भी कितना है, 2 ओम है। और उसके बाद में नीचे वाले दोनों पैरेलल में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 0.5 ओम हो जाएगा। और यहाँ अपने पास क्या लगा हुआ है, प्लस माइनस 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब अपने क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 1.5, कितना आ जाएगा, 3/2 इक्वल टू 1.5। इन दोनों का 2 ओम और 2 ओम का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1, हाफ हो जाता है ना। अब इतना आप फटाफट कीजिएगा, है ना। अब ये दोनों 1.5 और 1 क्या आ गए, देखो यहाँ पैरेलल में आ गए, तो 1.5 पैरेलल विद 1, इसको सॉल्व कर रहा हूँ। देखो मैं 1.5 पैरेलल विद 1, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 4.5
15 3 जा 45, तो ये आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3। तो यहाँ इन सब को रिप्लेस कर दिया मैंने, पूरे के पूरे फिगर को रिप्लेस कर दिया। कितना? एक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है 1/3। ठीक है, ये 0.5 और ये 0.5 और ये 1/3 तीनों के तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आप बताइए फटाफट। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.5 प्लस 1/3 प्लस 0.5, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 1/3 3 4/3। ठीक है, ये आर इक्विवेलेंट की 4/3 ओम, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब अपने पास सर्किट किस तरीके से बनेगा? सर्किट बन जाएगा, यही रिप्लेस कर रहा हूं मैं इसको फटाफट। सर्किट बन जाएगा कि एक इस तरीके से अपने पास रेजिस्टेंस है कितना? 4/3 ओम का, और यहां पे अपने पास क्या था? वोल्टेज सोर्स प्लस माइनस 10 वोल्ट का। ठीक है, यहां से करंट जा रही थी IS, और इसी करंट की वैल्यू अपने को पता करनी थी। तो IS की वैल्यू आप पता कीजिए। IS की वैल्यू किस तरीके से पता करेंगे? IS की 10 वोल्टेज जो है डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है? 4/3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 वोल्टेज डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इसको लिख सकते हैं, इसको 5/2 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना आ जाएगा? ये 15/2। तो IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 एम्पियर। समझ में आ गया आपको इतनी बात? इसके अंदर आपकी IS की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7.5 एम्पियर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो इतना सॉल्व करने के बाद में तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है? सिमेट्री की। आपको सिमेट्री आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। सिमेट्री कब आइडेंटिफाई करनी आएगी? जब आप इस क्वेश्चन को पूरे को एक साथ देखोगे एक नजर से, तब आपको सिमेट्री का पता लगेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी आपको सिमेट्री आइडेंटिफाई हो पाएगी। अदरवाइज आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ A एंड B बिटवीन A एंड B। तो अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है A एंड B के बीच में। तो अपने किस तरीके से करना है? हमेशा की तरह अपने क्या करेंगे कि इन टर्मिनल को डिफाइन करेंगे। ये A टर्मिनल है और ये क्या है? B टर्मिनल है। अच्छा, उसके बाद में इस तरह के क्वेश्चनों को आपको कैसे देखना है? पूरे के क्वेश्चन को पूरे को एक साथ देखना है। जैसे ही आप एक साथ एक क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या स्पष्ट नजर आएगा कि एक क्यूब बना हुआ है और उसमें हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। जब भी आपको क्यूब देखने को मिले तो उसके बाद में आप ये सोचिए कि क्यूब जो होता है, आप देखिए प्रैक्टिकली क्यूब जो होता है वो हर तरफ से सिमेट्रिकल होता है। किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो क्यूब में आपको सिमेट्री दिखेगी, चाहे आप अपवर्ड डायरेक्शन से देखिए, चाहे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन से देखिए, चाहे राइट से देखिए, चाहे लेफ्ट से देखिए, आपको क्यूब बिल्कुल सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। और हर एक, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब रेजिस्टेंस लगाने के बाद भी ये क्यूब सिमेट्री को फॉलो करेगा। अच्छा, अगर सिमेट्री है तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी कोई भी करंट इसके अंदर फ्लो करेगी तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। जैसे भी जो भी जंक्शन होगा वहां पे करंट एंटर कर रही है तो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। हमेशा ही हर एक जंक्शन पे जितनी उससे ब्रांचें निकलेगी उन सब ब्रांचेज में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। ये सिमेट्री का अपने को बेनिफिट होगा। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को इजी वे में समझने के लिए अपने क्या करते हैं, एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। आप डायरेक्ट करंट फ्लो करा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, जैसे अपने प्रीवियस क्वेश्चन में करते हैं किया था उसी तरीके से इसमें भी बैटरी लगा के करंट फ्लो कराते हैं। यहां सबसे पहले देखेंगे कि IS करंट फ्लो कर रहा है। IS चाहे I1 मान लो, I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो यहां से लीविंग कितना होगा? अगर एंटर I1 कर रहा है तो लीविंग भी कितना होगा? I1 ही करंट लीविंग होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अपने को A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब I1 करंट यहाँ पे आया, I1 करंट, तो उसके बाद में I1 करंट को कितनी ब्रांचेस मिली? 1 2 3, 3 ब्रांचेस देखने को मिली। क्योंकि क्यूब सिमेट्रिकल है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी करंट। I1/3 और I1/3 इसमें चला जाएगा और I1/3 इसमें चला जाएगा। तीनों ही ब्रांचेज में जो करंट है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी।
उसके बाद में जब इस ब्रांच में मैं बात करूंगा, जब मैं सी पॉइंट पे खड़ा हूंगा तो सी पॉइंट पे ये दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड हो रही है, तो दो पार्ट्स में I1/3 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, I1/6 और I1/6 करंट फ्लो हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद में अगर मैं इधर से बात करूंगा, अगर I1 करंट एंटर कर रही है तो I1 करंट लीविंग कर रही है, अगर ये I1 करंट यहाँ से लीविंग कर रही है तो इन 3 ब्रांचेस में कितनी कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, I1/3 अगर यहाँ से जाएगी और I1/3 अगर यहाँ से जाएगी और I1/3 अगर यहाँ से जाएगी, इन तीनों से अगर I1/3 करंट फ्लो करेगी तभी तो इनका एडिशन यहाँ से I1 आएगा। तो इस तरीके से इन ब्रांचेस की करंट निकाल ली। अब I1/6 जा रही है यहाँ से, उसके बाद में इस ब्रांच को देखेंगे अपने, I1/3 यहाँ से जा रही है तो यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, तो इन दो पार्ट्स को लिखेंगे I1/6 और इधर करंट फ्लो हो जाएगी, देखिए दो पार्ट्स में I1/6 और I1/6। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, I1/6। अब ये जो I1/3 है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कितना हो गया I1/6 और I1/6, इस तरह से होगी। इन दो ब्रांचेज में करंट आ गई। अब देखिए आप I1/6 यहां से जा रही है, I1/6 यहां से आ रही है, इन दोनों का एडिशन क्या हो गया I1/3, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद में I1/6 यहां से फ्लो कर रही है और I1/6 देखिए दोनों तरफ से फ्लो कर रही है, तभी तो I1/3 आ गया। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, I1/6 यहां से करंट फ्लो कर रही है, I1/6 यहां से फ्लो कर रही है, तभी तो I1/3 आ गया। इसका मतलब पूरा सर्किट में सब जगह अपन ने करंट लिख दी है और बिल्कुल सही लिखी है, इतना अपने को कंफर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं अपने, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे अपने इसमें सबसे पहले केवीएल की हेल्प लेते हैं, केवीएल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे, मान लेते हैं ये जो पूरा का पूरा जैसे ये दिया रहता है, सपोज करते हैं, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, V वोल्टेज की बैटरी है, IS करंट अपने को पता है, ठीक है, VS मान लो कोई सोर्स है, वोल्टेज लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर इसका जो कंपोनेंट है, जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेटवर्क लगा हुआ है, लेकिन उसका अपने को रेजिस्टेंस नहीं पता है, रेजिस्टेंस नहीं पता है तो अपने इसका सपोज कर लेंगे रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो रहा होगा। अगर R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहा होगा तो इस R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर ओम्स लॉ से लिखूंगा तो मैं कितनी आएगी, VS/IS। ठीक है, तो अगर मैं VS/IS की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपने पास सीधी ही आ जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू। इस सर्किट को अपने को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो अपने को वही इस कंडीशन यहाँ पे फॉलो करते हैं, क्या करते हैं कि इस पूरे के पूरे देख लो, यहां से इस पूरे को मैं मानता हूं R इक्विवेलेंट। ठीक है, इस पूरे को मैं मानता हूं R इक्विवेलेंट, तो मेरे को क्या लग रहा है ये R इक्विवेलेंट है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, एक KVL लगाता हूं। सबसे पहले तो KVL लगाता हूं, ये इसकी वोल्टेज V मान लेता हूं, V, इसके बाद में यहां से V गया, यहां से क्या हो रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देखिए प्लस से माइनस जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, माइनस लगाया, I1/3 करंट है, V = IR होता है ना, इंटू R माइनस। अब देखते हैं आगे चलते हैं। इसके बाद में यहाँ से C तक पहुंच गया मैं, C से आगे D तक जाना है, C से D तक जाना है, तो क्या करूंगा, C से D तक जाना है तो I1/6 यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, पोटेंशियल फिर से डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन लगाऊंगा और I1/6 लगा दूंगा और मल्टीप्लाई बाय R रेजिस्टेंस है। इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में यहाँ से मेरे को B तक पहुंचना, प्लस माइनस, यहाँ फिर से पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो माइनस का साइन लगाऊंगा, I1/3 करंट है और रेजिस्टेंस R है। अब यहाँ B पे पहुंच गया और B पे पोटेंशियल कितना है, 0, इधर V है इधर 0 है, ठीक है, तो इक्वल टू 0 कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब V यहाँ से इधर रख लूंगा, I1 मैं कॉमन ले रहा हूँ, I1 कॉमन ले रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ R/3 आ जाएगा, सबको उधर ले जा रहा हूँ मैं, उसके बाद में यहाँ R/6 आ जाएगा, यहाँ R/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, V/I1 यहाँ लिख लूंगा और 2R/3 प्लस R/6 इक्वल टू 6 2 4 5 5R/6। ठीक है, 5R/6 है।
अब V बाई I1, V क्या है, ये वोल्टेज है और I1 ये करंट है, तो V बाई I1 को क्या लिख सकते होते हैं अपने, R इक्विवेलेंट, जो मैंने ऊपर बताया था ना R इक्विवेलेंट किस तरीके से लिखते हैं, तो 5R/6, क्योंकि मैंने इस सारे को क्या मान लिया था, R इक्विवेलेंट मान लिया था, तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब वैल्यू किसकी आ गई, 5R/6। पूरा A और B के बीच में जो भी रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 5R/6। अच्छा, ये मेथड 1 था, इस तरीके से अपन ने सॉल्व किया। इसके बाद में एक और मेथड डिस्कस करते हैं, उससे इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक और मेथड डिस्कस करते हैं। ये मेथड 1 था, आप मेथड 2 को और ध्यान से देखिए, उसके बाद में आपको और अच्छे ज्यादा से क्लियरिटी आएगी। किस तरीके से देख सकते हैं, यहां से करंट I1 जा रहा है, उसके बाद में देखिए यहां से करंट I1 जा रहा है, उसके बाद में करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, I1/3, I1/3 और I1/3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब इसको क्या करेंगे, इसका मतलब जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा उतना पोटेंशियल ड्रॉप ही ये करेगा, क्योंकि करंट सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा। इसका मतलब जो G का पोटेंशियल रहेगा, F का पोटेंशियल रहेगा और C का पोटेंशियल रहेगा, वो तीनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि उतना ही ड्रॉप करेगा। तो क्या करूंगा मैं, Vg जो पोटेंशियल है वो इक्वल टू है Vf और इक्वल टू है Vc। ठीक है, इसी तरह से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं अपने, लेकिन यहां से अपने देखते हैं कि इसका मतलब अगर इसके अक्रॉस ड्रॉप सेम है इन तीनों के अक्रॉस, तो पैरेलल में क्या होता है, V जो होता है वो सेम रहता है, ये मैंने बताया था, तो V सेम रहता है। अगर इनके अक्रॉस ड्रॉप सेम है तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये तीनों क्या लगे हुए हैं, कब वोल्टेज सेम आएगा, जब तीनों के तीनों रेजिस्टेंस अपने क्या हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो ये मैंने पैरेलल में लगा दिए। अच्छा, कौन कौन से रेजिस्टेंस, R R R, इनकी वैल्यू R है। ठीक है, यहां से ये स्टार्ट किया था मैंने, और यहाँ एक बैटरी लगा हुआ है और यहाँ A पॉइंट है और यहाँ V उसकी बैटरी की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ है अपना A पॉइंट और यहाँ है पहला पॉइंट कौन सा है, G, दूसरा पॉइंट कौन सा है, F, और तीसरा पॉइंट कौन सा है, C। इसी तरह यहाँ पॉइंट कौन सा है, यहाँ पॉइंट है B पॉइंट है ना। देखिए इस डायरेक्शन में यहाँ A पॉइंट है और यहाँ B पॉइंट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहा हूँ। अब अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पोटेंशियल लो होगा यहाँ पोटेंशियल हाई होगा, तो जितना ज्यादा यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल हाई हो रहा है उतना ही तो सेम कंडीशन, क्योंकि करंट सेम है रेजिस्टेंस सेम है, तो यहाँ भी उतना ही हाई हो रहा होगा और यहाँ भी उतना ही हाई हो रहा होगा, सेम कंडीशन है। तो इसका मतलब ये तीनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये 3 पॉइंट के क्रॉस, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं अपने, इक्वी पोटेंशियल पॉइंट, इन तीनों को इक्वी पोटेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में, क्योंकि तीनों के क्रॉस वोल्टेज सेम है, इसका मतलब ये तीनों लगे हुए हैं पैरेलल में। R रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस R रेजिस्टेंस, अब R रेजिस्टेंस आ गया, इसके इधर पॉइंट कौन कौन से हैं, B के साथ H है पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट है E, तीसरा पॉइंट है D। अब ये तीनों पॉइंट हो गए। इसके बाद में मैं क्या देखता हूं, इसके बाद में मैं देखता हूं कि बचे हुए रेजिस्टेंस को लगाता हूं। बचे हुए रेजिस्टेंस को कौन कौन से रहेगा, G और E के बीच में एक रेजिस्टेंस है, कवर हो गया बाकी सब, हाँ G और E के बीच में, G ये रहा और E ये रहा, तो ये सब तो सेम ही पोटेंशियल पे है, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद में ये ऊपर वाला सारा हो गया। उसके बाद में G और A के बीच में, G और A के बीच में एक रेजिस्टेंस है, ये तो कवर हो चुका है। उसके बाद में F और D के बीच में, F और D के बीच में एक रेजिस्टेंस है, F ये रहा D ये रहा, तो यहाँ एक और रेजिस्टेंस है F और D के बीच में। A और C के बीच में पहले से कवर हो चुका है। C और D के बीच में, C और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, C और D के बीच में भी एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दी, C ये रहा D ये रहा। ठीक है, उसके बाद में C और D के ये रेजिस्टेंस F और D के बीच में कवर हो चुका है, क्या F और D के बीच में नहीं, F और D के बीच में कवर हो चुका है। ठीक है, तो F और H के बीच में, F और H के बीच में नहीं हुआ, तो F और H के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, F कहाँ गया, F और H के बीच में एक रेजिस्टेंस है।
अब इसके बाद में ई और सी के बीच में नहीं कवर हुआ ये वाला रेजिस्टेंस, ई और सी के बीच में रेजिस्टेंस नहीं कवर हुआ, तो ई ये रहा, सी ये रहा। कितने होते हैं रेजिस्टेंस? अब 4 4 8 12 होते हैं। तो 12 यहाँ देखेंगे 12 होते हैं क्या, यहाँ 5 1 2 3 4 5 ये हो गए, 5 3 8 और 3 कितने हो गए, 11 हो गए। तो एक रेजिस्टेंस और बच गया। अच्छा, अब अपना रेजिस्टेंस जो रह गया है वो है GH रेजिस्टेंस, जो अपना है GH के बीच में जो R रेजिस्टेंस है ये रह गया था। अब R रेजिस्टेंस एक लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से सारे रेजिस्टेंस काउंट हो गए, कितने हो गए ये 6 3 9 9 3 12। अच्छा 12 रेजिस्टेंस काउंट हो गए, पूरे काउंट हो गए, ठीक है। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। आप डायरेक्टली सोल्व करेंगे इसको किस तरीके से, ये R तीन पैरेलल में है, तो इसका मैंने क्या बताया था R/3, और ये कितने पैरेलल में है, 3 पैरेलल में है, तो इसका क्या हो जाएगा R/3। और ये कितने पैरेलल में है, 6 पैरेलल में है, तो इसका कितना हो जाएगा R/6। बेसिकली आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद रखिएगा, अगर किसी भी R इक्विवेलेंट अपने को निकालना है किसी भी पैरेलल सेम रेजिस्टेंस का, तो R/n इस तरीके से लिख सकते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ ब्रांच, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस आपको पैरेलल में दिख रही है उसको लगा सकते हैं R/n। यहाँ पे 6 ब्रांचेस है तो इसलिए मैंने R/6 लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। R इक्विवेलेंट की बात करूंगा मैं, R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। इस तरह से बात करूंगा तो 2R/3 प्लस R/6। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, 6 3 2 5 R/6। इस तरह से बात होगी, इस तरह से फाइनल आंसर आ गया। अपन ने दोनों मेथड में कवर कर लिया कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मेथड आपको ज्यादा इजी लगेगा, इस तरीके से आप इजी वे में सॉल्व करते हैं। अच्छा, आप रेजिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है कि फटाफट इनको लेफ्ट साइड से ऐसे फटाफट इसको काउंट करते जाना है। जो जो रेजिस्टेंस रह गया उस पे, जो जो हो गया उस पे टिक करते जाना है। मैंने साथ साथ में टिक नहीं किया था, आप साथ साथ में टिक करते जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। अपन ने सिमेट्री के रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जिसमें से क्यूब में जो सिमेट्री होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो उसमें क्या होता है कि अपने को 2 तरह के क्यूब अपन ने सॉल्व कर लिए थे, किस तरीके से उसका क्या आंसर होता है। अपने नेक्स्ट सप्ताह में एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से आपको डायरेक्ट इनको याद ही कर लेना है, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट ही कर लो, क्योंकि इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। आप JEN में आ जाए या IEN में आ जाए, उन दो केस में आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होती है इसमें, जब A यहाँ हो और B यहाँ हो, तो इसकी वैल्यू होती है 3R/5, ठीक है, 3R/4 सॉरी, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर A यहाँ है तो आपको इसकी R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है 5R/6, ठीक है। उसके बाद में A यहाँ हो दोनों ही डाउन आ गए, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 7R/6 to 12, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। पहली कंडीशन में क्या था कि A यहाँ था, B यहाँ था। दूसरी कंडीशन में दोनों कॉर्नर में चले गए। ये क्वेश्चन अपन ने दोनों डिस्कस किए हुए हैं। और ये थर्ड वाला जो है ये आपको लर्न कर लेना है, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के आराम से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने किस तरीके से लर्न कर लिया गया कि जो फर्स्ट में जब दोनों यहाँ पे अपर कॉर्नर पे होते हैं तब 3R/4 होती है, ये आप लर्न कर लेना। उसके बाद में A को एक कंडीशन डाउन ले गया, इसको एक कंडीशन डाउन ले गया, तो यहाँ क्या करना है आपको +2 और +2, ठीक है। और उसके बाद में इस B को भी एक कंडीशन डाउन ले गया, देखो एक कंडीशन डाउन ले गया और एक कंडीशन यहाँ डाउन ले गया, ठीक है। टोटल 2 कंडीशन यहाँ पे डाउन ले गया। तो क्या करना है इसमें फिर से +2, और इस बार कंडीशन कितनी डाउन ले गया मैं, 2 कंडीशन डाउन ले गया, तो ×2। समझ आ रही बात है आपको। इस तरीके से आपको लर्न करना है, आप कोई भी आइडिया प्रीफर कर सकते हैं। मैं आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो।
आपको अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप अपडेट कर सकते हैं। सब मिलके सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे डाउट को। और इसके अलावा अगर कोई सबका कॉमन डाउट हुआ तो अपने उसको वीडियो के थ्रू भी डिस्कस कर लेंगे। और आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा हुआ तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी आप डिसलाइक कीजिए और ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो एक्चुअल में गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ए की एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का बेनिफिट हो सके और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं और उनसे मेरे को व्यू आएंगे, तब मेरे को पता लग जाएगा। I hope you are enjoying this video. Thank you guys.